नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब अवधेश उत्तराखंड से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विकास नगर के त्यूड़ी में घर के अंदर आग लग गई और घर में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हुई है। सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की बड़ी लापरवाही सामने आई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची लेकिन पानी नहीं था। घटना से वापस पानी भरने गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उसके बाद 4 बच्चों की मौत हुई। नाराज लोगों ने फायर ब्रिगेड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। विकास नगर के त्यूड़ी में घर के अंदर आग लग गई और आप देखिए धुआं का गुबार जिस तरीके से उठा, जिस तरीके से फैली, आप दूर से भी देख सकते हैं आग कितनी भीषण थी। और इस आग में फंसकर 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन जो सबसे गंभीर बात सामने आई, जो सबसे गंभीर लापरवाही सामने आई, वो ये थी कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड में पानी ही नहीं था। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। विकास नगर के त्यूड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर में आग लगने की वजह से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग फैली, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और यह आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा जो इलाका था वो धुएं के गुबार से भर गया। तेज आग थी, बच्चे छोटे थे, वो समझ नहीं पाए और उस ब्लास्ट की चपेट में आकर 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यहां पर 2 दर्दनाक हादसे हुए हैं। पहला दर्दनाक हादसा ये कि 4 बच्चों की मौत हो गई और दूसरा दर्दनाक हादसा ये कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची उसमें पानी ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि फायर ब्रिगेड आखिर किस तरीके से काम कर रहा है विकास नगर में। और अगर विकास की तस्वीर ये खाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं तो फिर ये किसी हादसे से कम नहीं है। ये भी एक हादसा है विकास नगर वालों के लिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दुर्भाग्य की तरह दौड़ रही हैं विकास नगर की सड़कों पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, ये हादसा कैसे हुआ और फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? अवधेश, आपको बताना चाहूंगा, ये हादसा जो हुआ है ये गैस सिलेंडर फटने से हुआ है। 3 मंजिला मकान था, ये पूरा लकड़ी का मकान था। जैसे ही आग लगी पूरे मकान उसकी चपेट में आ गया। दुर्भाग्य ये रहा कि इस मकान में ये 4 बच्चियां फंस गई थी और इन बच्चों की जो उम्र बताई जा रही है, 2 बच्चियां 10 साल की बताई जा रही है, एक बच्ची 5 साल की बताई जा रही है और एक बच्ची 2.5 साल की बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की इसमें यह लापरवाही है कि फायर ब्रिगेड वहां तैनात है, उनकी गाड़ी वहां पर खड़ी थी पर उस गाड़ी में पानी नहीं था। जब ये आग लगी तब वो लोग पानी भरने गए, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और बगल से मोरी से और हिमाचल से तब तक गाड़ियां बुलाई गई। लेकिन आग इतनी भयावह हो चुकी थी कि अभी भी वहां आग बुझाने का काम किया जा रहा है। वहां एसडीएम पहुंच चुके हैं, एसडीएम चक्राता पहुंच चुके हैं, सीओ पहुंच चुके हैं, लेकिन उन बच्चों का अब कुछ नहीं। अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ, सब कुछ खाक हो चुका है वहां। जी अवधेश। बिल्कुल, लेकिन ये जो विक्रम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खाली पहुंची थी, इसको लेकर जिला प्रशासन कुछ बोल रहा है? अब नींद खुली कि नहीं खुली, किसी पर कार्रवाई हुई? जी, जिला प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण उनका नंबर नहीं लग रहा है। लेकिन वहां जो स्थानीय लोगों का कहना है, उनका कहना यह है कि यहाँ 5 लोग तैनात है फायर ब्रिगेड में और 2 पे उन्होंने दारू पीने का आरोप लगाया है। अभी उनका मेडिकल चल रहा है, अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो बड़ी बात यह है कि जो आदमी ऑन ड्यूटी पे हो वो दारू पी के मस्त रहते हैं। इसे क्या वो किसी घटना का इंतजार कर रहे थे? जब उनके पास गाड़ी थी तो उसमें पानी क्यों नहीं था? सवाल ये भी है। बिल्कुल, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है विक्रम, या फिर जो सरकारी आदतें होती हैं कि मामला निपटा दिया जाता है, आम आदमी की जान बड़ी सस्ती होती है सिस्टम के लिए, वो स्थिति देखने को मिल रही है? ये कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए, इन लोगों पे निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अभी फिलहाल प्रशासन से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अब देखते हैं कल क्या कार्रवाई करते हैं प्रशासन, इस पे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, शुक्रिया विक्रम, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे फिर संपर्क करेंगे। तो देखिए तस्वीर है कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, उन पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो शराब के नशे में थे। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से भी है, जहां पर
नाले में गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। खेलते वक्त नाले में बच्चा गिर गया था। 7 साल का मासूम था। प्राधिकरण और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई। नाले को निर्माण कार्य के वक्त खुला छोड़ दिया गया था। ग्रेटर नोएडा के बेगमपुर इलाके की घटना है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही आई और देखिए, एक 7 साल के मासूम की जान चली गई। नाले के निर्माण कार्य के दौरान नाले में खेलता हुआ ये बच्चा गिर गया। छोटा बच्चा था और निर्माण कार्य के दौरान खुला छोड़ दिया गया था नाला। उसी वजह से ये बच्चा उसकी चपेट में आ गया। तो सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार किया गया था और प्राधिकरण सड़क किनारे नाले काम करवा रहा था। रविंद्र जयंत हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, ये जो सरकारी कामकाज चलता है, एक बच्चे की जान चली गई, कुछ इस पर एक्शन हो रहा है अब? देखिए, जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जो निर्माणधीन जो सीवर टैंक यहाँ पर बनाया जा रहा था, नाला बनाया जा रहा था, वहीं पर जो है जो सेफ्टी जो पॉइंट है उनको नहीं दरकिनार किया गया पूरी तरीके से। और यहाँ पर तत्काल प्रभाव से जो प्राधिकरण की तरफ से भी जो है कार्रवाई के जो है बात कही जा रही है। ठेकेदार के ऊपर जो लापरवाही बरती गई है, वहीं पुलिस की तरफ से भी जो है इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है पुलिस। क्योंकि जिस तरह से जो 7 साल का जो मासूम बच्चा है जिसकी दर्दनाक मौत हुई है, जो नाला था, नाले में बच्चा गिरा है, क्योंकि वो अभी निर्माणाधीन था, अभी बनाया जा रहा था और उसके आगे एक 12 फीट का जो गड्ढा है, जो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, जो जांच में पाया कि 12 फीट का जो गड्ढा है उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें डूबने से बच्चे की मौत हो गई। उसी के तुरंत बाद बच्चा वहाँ खेल रहा था। जो तो रविंद्र, ये बताइए कि क्या जो परिजन है उनको कोई सहायता मिलेगी और क्या किसी पर एक्शन होने जा रहा है इस घटना के बाद? देखिए, प्राधिकरण की तरफ से और अभी जो है बात जो परिजन बता रहे हैं कि बात चल रही है कि वो लोग जो है इस बच्चे की जो है कुछ आर्थिक मदद की जो है राशि भी शायद अभी कुछ देर में जो है बता सकते हैं। पुलिस की तरफ से भी इस तरह का जो आश्वासन दिया जा रहा है कि जो परिजन थे उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था कि बच्चे की जो लापरवाही है उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए और बच्चे के परिजनों को जो है यहाँ पर उचित मुआवजा यहाँ पर दिया जाए। तो उसी तरह से जो है जो परिजनों को, मृतक के परिजनों को आश्वासन मिला है कि बच्चों के जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और बच्चे को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। शुक्रिया रविंद्र आपका जानकारी अपडेट्स के लिए। और भाई, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर टीटी की गुंडाई आई है। एक यात्री को कई टीटी ने मिलकर बुरी तरह पीट दिया। टीटी से टिकट बनाने की मांग करने पर पिटाई की गई। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 का ये मामला है। पिटाई के बाद यात्री को जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर टीटी की गुंडागर्दी सामने आई है। यात्री के साथ जमकर मारपीट की गई है। देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की यह घटना है। टीटी से टिकट बनाने की मांग पर उसको पीटा गया। कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस से यात्री को मुंबई जाना था और कई टीटी ने मिलकर पीटा। हाथापाई से नाक से खून आने का आरोप है। बस्ती जिले में आवास विकास निगम लिमिटेड में अवर अभियंता के पद पर पीड़ित तैनात हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि टीटी मजहर हुसैन की ओर से तहरीर के आधार पर जीआरपी थाने में धारा दर्ज की गई। पुलिस पूछताछ करी। तो आप देखिए अधेरगर्दी कि टीटी मार रहे हैं और पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो मतलब जितने महान टीटी, उनसे कहीं ज्यादा महान जीआरपी कि जो व्यक्ति पीटा जा रहा है उस पर ही मामला दर्ज हो रहा है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि एक तो पीड़ित को पीटा गया और उसके बाद पीड़ित के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। जिस व्यक्ति को मारा पीटा गया, जिसके नाक और मुंह से खून आया, उसी के खिलाफ जीआरपी मामला दर्ज करके जांच कर रही है। ये कार्यप्रणाली है गोरखपुर में जीआरपी की। और फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में एक नया अपडेट आ गया है। फरार चल रहे नामजद आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आरोपी समर और संजय सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। 26 मार्च को वाराणसी के होटल में अभिनेत्री की मौत हुई थी। मृतका की मां मधु दुबे की तरफ से सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर में नामजद समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह का पासपोर्ट की कॉपी है। एसीपी के अनुसार समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। और आम लोगों के लिए एक राहत की खबर है। शनिवार से पीएनजी और सीएनजी सस्ती होगी। पीएनजी के दाम में 10% की कमी होगी। सीएनजी के दाम में भी 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती संभव है। मोदी कैबिनेट से घरेलू गैस मूल्य निर्धारण को मंजूरी मिली है। सीएनजी भी 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कमी उसमें आएगी। कैबिनेट ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश को मंजूरी दी है।
भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% प्राकृतिक गैस की कीमत मासिक रूप से सूचित की जाएगी। और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। साहिबाबाद क्षेत्र के मोहन नगर चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां पर चलती कार में ये आग लग गई। तो तस्वीर भी आ गई है, देखिए किस तरीके से चलती कार में आग लगी। हालांकि कार सवार लोगों ने वक्त रहते अपने आप को कार से बाहर निकाल लिया। साहिबाबाद क्षेत्र के मोहन नगर चौराहे की ये घटना। तो तस्वीर गाजियाबाद की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग विकराल हो गई। हालांकि जो लोग अंदर बैठे थे वो सुरक्षित हैं। एक बार फिर से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने स्वामी प्रसाद को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि बसपा में रहते उन्हें चौपाइयां क्यों याद नहीं है। स्वामी प्रसाद ने बसपा और भाजपा में मलाई खाई और अब अखिलेश की शरण में आ गए, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। तो कि राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा में थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य को चौपाइयां याद नहीं आ रही थी और अब वो अखिलेश की शरण में है तो उन्हें चौपाई याद आ रही है। तो राजभर ने निशाने पर लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासत को गरमा के रखा है। कभी वो रामचरितमानस की चौपाइयों पर मुखर हो जाते हैं। इस बार उन्होंने राम को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अंबेडकर नगर में सपा विधायक रामचल राजभर के प्रतिनिधि बाल मुकुंद धुरिया ने हनुमान जयंती पर विवादित पोस्ट किया है। इसे लेकर जिले में सियासत गरमा गई है। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट का जमकर विरोध हो रहा है। वही मामले में भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री ने शिकायत दी है, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। जब पूरे मामले पर मुकुंद धुरिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। मैंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया। हनुमान जी जितना जो लोग विवाद कर रहे हैं वो हिंदू हैं, उतना ही हम भी हिंदू हैं। अब मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं हनुमान दलित हैं, शूद्र हैं, आदिवासी हैं। इन महापुरुषों को उनके खिलाफ भी मुकदमा करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को जेल भेजवाना चाहिए। हमने कहा कि आपने पोस्ट पढ़ा होगा, मेरा किसी की भावना को आहत करने का पोस्ट इंटेंशन नहीं है। मैंने किसी को इंडिकेट करके नहीं कहा है। मैंने कहा है हनुमान जी दुनिया जानती है, केसरी नंदन है, वो बंदरों की फौज लेके राम जी चले गए, हनुमान जी बंदर हैं, इसमें कौन सी नई बात कह दी हमने। जी, आज हनुमान जी के जन्म उत्सव पर बाल मुकुंद धुरिया, जो यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक रामचल जी के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जिससे हिंदुओं की भावना आहत हो रही थी। उसी के संदर्भ में हमने सदर कोतवाली में एक एप्लीकेशन दिया था जिस पे FIR पंजीकृत हुआ है। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। लोगों की मांग है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनको जेल भेजा जाए। एक तहरीर मिश्रा जी दिए हैं और कोतवाली में वो आके दिए, उस पर मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और उस पोस्ट को देखा गया है, उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब इस विवादित पोस्ट को लेकर सूबे की सियासत गरमा गई है। सपा विधायक रामचल राजभर ने जहां किनारा किया, वहीं भाजपा ने सपा पर हमला बोल दिया। मैंने किसी को अपना प्रतिनिधि बनाया ही नहीं, तो जनप्रतिनिधि का सवाल नहीं उठता। और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश के तहत इस तरह जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। अंबेडकर नगर के साथ साथ हमारे अकबरपुर की महान जनता मुझसे कितना प्यार करती है, उसका उदाहरण है कि मुझे 6वीं बार जो है विधायक बनाने का काम किया है। उनकी पार्टी के लोग से संबंधित लोग ग्रंथ फाड़ने लगते हैं, श्री रामचरितमानस का ग्रंथ फाड़ने लगते हैं, जलाने लगते हैं। और कई बजरंगबली श्री हनुमान को उनके जन्मोत्सव पर, जन्मदिन पर इस प्रकार का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करते हैं। मैं तो कहूँगा कि भगवान बजरंगबली उनको सद्बुद्धि दे।
बात निकाय चुनाव की। एक तरफ तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के निर्देश दिए हैं कि 4 दिन के अंदर ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव की आरक्षण सूची पर आपत्ति जताते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय में आपत्ति दाखिल की है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को आपत्ति दाखिल की गई। लेकर आज समाजवादी पार्टी ने अपनी आपत्तियां दाखिल की हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करते हैं। सर, आज क्या आपत्तियां थीं आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से और किसको ये प्रस्ताव दिया गया है, किसको जो कहेंगी प्रार्थना पत्र है या निवेदन पत्र है, किसको दिया? देखिए, आज जो सरकार द्वारा आरक्षण की सूची जारी की गई है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम की, उस सूची में भारी घपला हुआ है आरक्षण पर। चाहे वो अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, चाहे जनजाति का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, बहुत ज़्यादा इसमें घपला हुआ है। जिले के जिले ऐसे हैं जहां पर न ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है, न अनुसूचित जाति को मिला है, न अनुसूचित जनजाति का मिला है। मेरे पास एग्जाम्पल है, 544 टाउन एरिया हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार ने ये कहा था कि हम नगर पंचायत में, टाउन एरिया में हम जिले को इकाई मानेंगे और जिला इकाई को मानकर हम उनका अनुमन्य आरक्षण देंगे और आरक्षण में किसी तरीके की किसी पर कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन जानबूझ करके पिछड़े वर्गों के और अनुसूचित जाति के आरक्षण पर घपलेबाजी की गई है। 544 पदों में जिला बलरामपुर, जिला कानपुर नगर, जिला ललितपुर में एक भी सीट अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। इस बात की आपत्ति आज हमने प्रमुख सचिव नगर विकास के यहाँ दी है। जिस तरीके से अब निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको निस्तारित कर दिया गया है और अब ये कहा है हाईकोर्ट ने कि जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है उसको 4 दिन के भीतर वेबसाइट पर डाले विभाग की ओर से, ये कहा गया है। यानी कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है वो अब जल्द होंगे यूपी में। और क्या तैयारी बीजेपी की, इस पर बात करेंगे यूपी सरकार में खेल मंत्री गिरीश यादव। गिरीश जी, ये निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और अब अंतिम सूची भी जारी हो गई है, अब जल्द चुनाव घोषित होंगे, क्या तैयारी? देखिए, चुनाव की पूरी तैयारी सरकार की ओर से भी हो गई है और जो सूची जारी हुई उस पर आपत्तियां मांगी हैं, आपत्तियों के बाद उसका निस्तारण हो जाएगा और एकदम पूरी तरह से तैयारी कर लिया है निकाय चुनाव के लिए। और किसी भी समय निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी हो सकती है और चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत करेंगे, साथ ही सामूहिक विवाह के आयोजन में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के दौरे की लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि किस तरीके से तमाम सारे समुदायों का वोट अपने पक्ष में लाया जाए और इसी कड़ी में दलित वर्ग का वोट बैंक जिस तरीके से सबसे बड़ा है उस पर निशाना साधने के लिए सभी पार्टियों की तैयारी है। जहां बीएसपी 13% दलित इंटैक्ट वोट की बात करती है, तो समाजवादी पार्टी दलितों का वोट साधने के लिए रामजीलाल सुमन और अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर चुकी है और अखिलेश यादव खुद रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी आ रहे हैं, चूंकि कौशाम्बी सुरक्षित सीट है और यहाँ पे दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है और ऐसे में वो कल कौशाम्बी आकर के यहाँ पे दलित सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मंच तैयार किया गया है और तमाम सारी तैयारियां की गई है। अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद होंगे और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ के स्थानीय सांसद विनोद सोनकर भी मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में सबसे प्रमुख कार्यक्रम रहेगा दलित सम्मेलन, क्योंकि तमाम तरह दलितों को यहाँ पे अमित शाह संबोधित करेंगे और उनको बीजेपी की नीतियों के बारे में बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से बीजेपी ने दलितों का, वंचितों का उत्थान किया है और एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश होगी पूरे प्रदेश भर के दलितों को कि बीजेपी उनके साथ है और उनके हित के लिए सदैव कार्य कर रही है। तैयारियां पुरजोर है, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे लगातार बैठकें कर रहे हैं, चूंकि गृह मंत्री आ रहे हैं और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। ऐसे में जिले के कप्तान समेत जो आला फोर्सेज यहाँ पे लगाई गई है वो उनके तमाम सारे जो अधिकारी वो यहाँ पे बैठ के लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इस बात की मंत्रणा कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे, क्योंकि कल ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम कौशाम्बी जिले के अंदर होने वाला है और ऐसे में तमाम सारे अधिकारी भी यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मंथन कर रहे हैं। रोहित के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, दिल्ली।
गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कल कौशाम्बी आगमन होना है और कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत होनी है। किस तरीके से सुरक्षा की तैयारियां, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जिले के कप्तान ब्रजेश श्रीवास्तव जी। सर, किस तरीके से तैयारियां हैं, कितनी बड़ी सुरक्षा तैनात की जा रही है यहाँ पे? देखिए, जो मानक है माननीय यूएचएम साहब का और डिप्टी सीएम साहब का, उसके अनुसार हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर रखी है और हमारी पूरी सुरक्षा अचूक और अभेद्य रहेगी। हम लोगों ने रिहर्सल कई बार कर रखा है और किसी भी प्रकार से कोई भी सुरक्षा में चूक जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। कितने पुलिस जवानों को लगाया गया है? जो उनका मानक है मैंने बताया, मैं आपको इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। जो सुरक्षा है हमारी वो बहुत पर्याप्त है और जो मानक है उसके अनुरूप है। कितनी भीड़ कंट्रोल करने का आप लोगों का अनुमान है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों के आने का अंदेशा है? देखिए, जो भीड़ यहाँ आएगी, जो लाभार्थी आएंगे या जो भी जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, उनकी संख्या जितनी भी है वो ऐसा हमारा पंडाल बना हुआ है, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था वैसे ही है, हमारी जो बसें आएंगी, जो जिस साधन से आएंगी उनके पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था है और हमें किसी भी प्रकार से किसी भी भीड़ को नियंत्रित करने में कोई समस्या नहीं होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।